एवरीवन, स्वागत अभिनंदन फिर से आपका मेरे चैनल पर। और आप देख रहे हैं फाइट फॉर सक्सेस चैनल। और ये इतिहास की टॉपिक चल रही है। इसमें इतिहास के KVS 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन को हल किया जा रहा है, जिसमें कि 2 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया है। और ये पूरी कोशिश रही कि ये लास्ट रहे, तो इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे स्टूडेंट्स, जो भी आप मेरे बिल्कुल अपने में से हो, तो 56 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डील किया था चंपारण में कृषक असंतोष आंदोलन तक। अब नेक्स्ट चलते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 57 क्वेश्चन में क्या है। 57 क्वेश्चन 2017 KVS प्रीवियस का जो है वो है पित्रा ड्यूरा। पित्रा ड्यूरा ये एक जानते हैं कि ये एक कला है। कीमती पत्थरों, रत्नों की जड़ाई के अलंकरण की नवीन शैली का आरंभ किस मुगल शासक के काल में हुआ था? ओके, तो पित्रा ड्यूरा का पहला प्रयोग हम जानते हैं कि किसने किया था? नूरजहां ने किया था अपने पिता के मकबरे में सर्वप्रथम। तो ऑब्वियसली ये जहांगीर के काल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ये है शासक बनने के बाद अशोक के द्वारा की गई एकमात्र विजय का उल्लेख उसके किस अभिलेख में मिलता है? यानी कि अशोक के शासक बनने के द्वारा एकमात्र विजय का उल्लेख किस में मिलता है, किस अभिलेख में? यहाँ प्रथम है, द्वादश शिलालेख है, द्वितीय शिलालेख है और त्रयोदश शिलालेख है। तो 58 का आपका आंसर होगा, 58 का आंसर है डी, त्रयोदश शिलालेख। ओके, नेक्स्ट है 59। 59 है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी राजनीतिक सत्ता किसको मिली? यहाँ पर है ए में खलीफा। खलीफा तो बहुत सारे हुए हैं। अब उन खलीफाओं में यहाँ पर है उनके जातीय वंश का उम्मयद, उम्मा और अब्बासी। ये खलीफाओं के वंश हैं। तो इसमें से जो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो राजनीतिक शक्ति मिली वो मिली थी उम्मा को। किसको मिली थी? उम्मा को। 59 का आपका आंसर है सी, 59 का आंसर सी है। और 60 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भद्रबाहु कौन था? भद्रबाहु कौन था? बौद्ध भिक्षु, शैव सन्यासी, जैन मुनि, तांत्रिक पुरोहित। तो भद्रबाहु कौन था? भद्रबाहु की अध्यक्षता में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 60 का आपका आंसर है सी, भद्रबाहु की अध्यक्षता में जैन सम्मेलन हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 61। 1947 में भारत एवं पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को निश्चित करने के लिए 2 सीमा कमीशनों का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को निश्चित करने के लिए, यानी कि जो नाम दिया गया है उसमें से कौन सा नाम है और वो उस व्यक्ति के नाम पर ही रखा गया? पी मून है, AV अलेक्जेंडर है, उसका सिरिल रेडक्लिफ है और डी है जॉन फोर्ब्स। 61 का आपका आंसर है सी, रेडक्लिफ रेखा के नाम से हम जानते हैं। और ये व्यक्ति सिरिल रेडक्लिफ उसके प्रमुख थे। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस रचना से पता चलता है कि बुद्ध और महावीर समकालिक यानी कि समकालीन थे? बुद्ध और महावीर समकालीन थे। इसका पता हमें किस पुस्तक से मिलता है? 62 क्वेश्चन का आपका आंसर है यहाँ पर विनय पेटक। इधर उधर ना जाते हुए, क्वेश्चन या वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। वस्सकार, वस्सकार किसका मंत्री था? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, अजातशत्रु, घनानंद, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त। तो 63 का आपका आंसर है यहाँ पर किसका था? वस्सकार अजातशत्रु का मंत्री था। 64 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका 64 क्वेश्चन मिलान करना है
मिलान यहाँ पर जो है ये एक सूची 1 है, सूची 2 है, और यहाँ पर है पहला में जो है फवाजिल, दूसरा में हस्म कल्ब, तीसरा में है मवास और डी में है जानदार। अब यहाँ पर है मिलाने के लिए कि विद्रोही क्षेत्र, अधिशेष राजस्व, शाही अंगरक्षक, चौथा में है राजा के निजी घोड़सवार। तो इसमें आपको मिलाना है 64 में, तो 64 का यहाँ राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी है। इसके अकॉर्डिंग आइए मिला लेते हैं कि नंबर 1 फवाजिल जो है जाकर मिलेगा 2 में, किसमें मिलेगा? अधिशेष राजस्व यानी टैक्स। उसके बाद है हस्म कल्ब, हस्म कल्ब क्या है? 4 में मिलेगा। राजा का निजी घोड़सवार सैनिक हस्म कल्ब कहलाता था। अब यहाँ पर है मवास, मवास जो है वो जाके विद्रोही क्षेत्र को मवास कहते थे। क्या कहते थे? मवास कहते थे। लास्ट है ये डी, डी जो है एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पर शाही अंगरक्षक, तो ये जानदार यानी शाही अंगरक्षक। ओके, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 65 में यहाँ पर जो है कुछ वक्तव्य हैं, उसमें से हमें देखना है कि अलीनगर की संधि के हस्ताक्षर हुए किस किसके मध्य? अलीनगर संधि के हस्ताक्षर हुए। तो ये आपका है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। 65 का एक ऑप्शन है ए का। बी में है मराठा पेशवा तथा अंग्रेजों के मध्य। सी में है बंगाल नवाब मीर कासिम तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डी में है महाजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। तो 65 का राइट आंसर सबसे पहले वाला ही आंसर है, क्योंकि अलीनगर की संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, किस तमिल ग्रंथ में पतिव्रता पत्नी की उपासना का गुणगान किया गया है? ये आपका जो है दक्षिण भारत की तरफ यानी संगम काल से प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका 66 का है क्या? डी, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम में पतिव्रता पत्नी की उपासना का गुणगान किया गया है। 67, निम्नलिखित में से किसने इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नाम की पुस्तक लिखी थी? 4 ऑप्शन है, जॉन कैल्विन, एफ पेट्राक, मार्टिन लूथर, एडमंड स्पेंसर। ये विश्व इतिहास के प्रश्न से है, तो 67 का आंसर आपका है जॉन कैल्विन ने लिखा था। कौन सा? इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। 68 क्वेश्चन आपका है, 16वीं से 18वीं शताब्दियों में प्रचलित वाणिज्यवाद निम्नलिखित में से किस नीति का विरोधी था? ये वाणिज्यवाद जो है 16वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच क्या है, तो किसका वो विरोधी था? वाणिज्यवाद किस नीति का विरोधी था? आयातों को प्रोत्साहित करने का, बहुमूल्य सोना तथा अन्य धातुओं के संचयन का, समुद्र पार व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करना, व्यवसायियों को संरचनात्मक चुंगी उपलब्ध करवाना। तो 68 का आंसर आपका जो है वाणिज्यवाद किस नीति का विरोधी था? आयातों को प्रोत्साहित करने में। वो आयात को प्रोत्साहित नहीं करता था, वाणिज्यवाद यानी अपने ही क्षेत्र के व्यापार को प्रोत्साहन देता था। ओके, आयात करेगा तो दूसरे क्षेत्र के माल उसके कंट्री में आएंगे ना, तो उनका अपना माल, उनका अपना उद्योग जो है तो उत्साहित होने का संभावना रहता है, इसलिए। तो 69 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कि अकाल संहिता कब लागू की गई? अकाल संहिता कब लागू की गई? यहाँ 1878, 1894, 1883, 1899। अकाल संहिता का उत्तर यहाँ पर है 1883 में अकाल संहिता लागू की गई। 70 क्वेश्चन जो है आपका, किस इतिहासकार ने ये तर्क प्रस्तुत किया था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किसी पूर्व योजना के अंतर्गत नहीं हुई थी, और ये कहा कि सभी समय हम एक ओर देखते रहें और दूसरी ओर चलते रहें। ये वक्तव्य किसने दिया था? तो 70 का आपका आंसर है यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्मिथ है, स्पेयर है, विल्सन है और सीले है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 70 का सीले।
ठीक है, ये वक्तव्य सिले का दिया हुआ है। 71 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक आंदोलन जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है की विशेषता नहीं थी। पुनर्जागरण की विशेषता इनमें से 3 है और एक नहीं है, तो आपको नहीं को एलिमिनेट करना है। तो आपका पहला ऑप्शन है भारत के अतीत में तार्किकता को खोजने का प्रयास पुनर्जागरण का क्या विशेषता नहीं था या हाँ था। जब तक अब ऑप्शन पढ़ते हैं आप सोचिए। और नंबर आपका बी में है पश्चिम में के राष्ट्र के विचार को चुनौती, सी में है आपका तर्क के आधार पर उसकी यानी भारत धार्मिक परंपराओं की व्याख्या, डी में है तर्क के आधार पर हिंदू धर्म का सुधार। तो पुनर्जागरण जो है अक्सर जो है मॉडिफाई सुधार पे विश्वास करता था, चाहे वो किसी भी कंट्री का रहा हो। तो यहाँ पर सभी चीज़ों में तो है अच्छी चीज़ खोई जा रही है। एक है कि पश्चिम के राष्ट्र में विचार को चुनौती, ऐसा नहीं था पुनर्जागरण का विशेषता। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 72 हो गया है कि अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे। कहाँ भेजे? रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, मध्य एशिया में, सीरिया में। तो 72 का आपका राइट आंसर है अपने धर्म के प्रचार के लिए उसने सीरिया में अपने दूत भेजे थे। 73 का क्वेश्चन है प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? थॉमस मोर, गुटेनबर्ग, इरेस्मस, इग्नियस लोयोला। विश्व इतिहास के प्रश्न है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कि प्रथम छापा खाना गुटेनबर्ग के द्वारा स्थापित किया गया था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और 74 में है भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की पराजय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक था? भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के पराजय का कौन सा प्रमुख कारक था? कर्नाटक के नवाब द्वारा विश्वासघात, दिल्ली सुल्तान से सहायता में कमी, ब्रिटिश उच्च युद्ध कौशल, या फिर यहाँ फोर्थ ऑप्शन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार द्वारा नियंत्रित थी और भारत में उनकी स्थिति को नुकसान पहुंचा, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजी हाथों में थी। तो यहाँ पर 74 का आपका आंसर होगा बिल्कुल डी ही होगा। कौन सा होगा? डी होगा। 75 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। किस अनुसार? काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपका यहाँ पर है पहला प्रयाग हिंदू समाज की स्थापना, भारत धर्म महामंडल की स्थापना, खुदीराम बोस का शहीद दिवस और द ब्रिटिश योजना। तो अकॉर्डिंग इसके जो काल कर्म अनुसार है 75 का आपका यहाँ पर हो जाता है, बिल्कुल वो सीरीज में ही है। ओके, तो पहले प्रयाग हिंदू समाज की स्थापना, फिर भारत धर्म महामंडल की स्थापना, खुदीराम बोस के शहीद दिवस और द ब्रिटिश योजना। तो यहाँ आपका राइट आंसर देखिए सीरीज में यही है, डी है। 76 का आपका क्वेश्चन है मुगल अमीरों में भारतीय मुसलमानों के वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? भारतीय, यहाँ पर देखिए अलग अलग जो मुगल शासक के अधीन कार्य करते थे उनको नाम दिया जाता था। उनमें आजम, ताजी, खानजादा, शेखजादा, ये सब कैटेगरीज थे। तो जो भारतीय लोग जो मुसलमान बने थे उनको कौन सा ग्रुप में जाना जाता था या नाम में जाना जाता था? 76 का आपका आंसर है, 76 का आंसर है डी, शेखजादा। ये आज भी भारतीय मुसलमानों में मौजूद है। 77 का क्वेश्चन है वेदांग ज्योतिष किसने लिखा? वेदांग ज्योतिष किसने लिखा था? तो यहाँ आर्यभट्ट है, लगद है, ब्रह्मपुत्र है, लाट देव है। राइट आंसर है लगद। वेदांग ज्योतिष लगद ने लिखा। 78 1668 1668 वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस ईयर, वेल नोन, में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बॉम्बे द्वीप का किस प्रकार अधिग्रहण किया गया? यानी कि बॉम्बे द्वीप उसको कैसे मिली, ये आपको यहाँ पर आंसर में ढूंढना है। तो 78 का यहाँ पर आपका ऑप्शन
मराठों को पराजित करके वो आपको मुंबई मिला उसको? बिल्कुल नहीं। पुर्तगालियों ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा नहीं। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम मात्र के वार्षिक किराए पे पट्टे पर दिया था। किसने दिया था? इंग्लैंड के राजा ने। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा? 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बॉम्बे द्वीप को किस प्रकार अधिग्रहण किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर आयोग के अकॉर्डिंग ये आंसर है। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम मात्र के वार्षिक किराए पर पट्टे पर दे दिया था। 79 क्वेश्चन है। 1857 में सिपाहियों के निम्नलिखित स्थानों पर किए गए विद्रोहों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार लगाइए। पहला है कानपुर, दूसरा है लखनऊ। 1857 में ये बात बोला जा रहा है, 1857 के संदर्भ में है कि यह विद्रोह कहाँ कहाँ कैसे हुआ। कानपुर, लखनऊ, नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर मेरठ और दिल्ली। तो सबसे पहले आपका जो विद्रोह हुआ था, क्वेश्चन नंबर ये है 79। सबसे पहले आपका विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। ठीक है, मेरठ के बाद कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। उसके बाद आपका जो है मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, फिर कानपुर, इस तरह से ये विद्रोह फैली थी। तो अकॉर्डिंग उसके ऑप्शन आपका यहाँ पर है ए। ओके, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट से गुरु अर्जुन गोविंदवाल में मिले थे? कौन सा मुगल सम्राट गुरु अर्जुन से गोविंदवाल में मिले थे? तो 80 क्वेश्चन नंबर है। 80 क्वेश्चन नंबर का आपका आंसर है सी। गुरु अर्जुन से गोविंदवाल में कौन मिला था? अकबर मिला था, अकबर। 81 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सतलज, घग्गर और काली नदी से नहरों का जाल बिछाया था? किसमें? सतलज, घग्गर और काली नदी किसने बिछाया था? 81 का आपका आंसर है। नहरों का जाल किसने बिछाया था? शुरुआत तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, लेकिन जाल बिछाने में पूरी तरीके से यानी अच्छे तरीके से जिसने काम किया था वो था फिरोज तुगलक। ओके, अगर ये पूछा जाए कि आपका भारत में नहरों का जो है जाल बिछाने की शुरुआत किसने की थी, तो वहां पर गयासुद्दीन तुगलक होगा। लेकिन किसने अच्छे या व्यापक रूप में फैलाया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक होगा। 82 क्वेश्चन आपका है कि कूट की सहायता से उन गुप्त शासकों की पहचान कीजिए जिन्होंने अश्वमेध प्रकार के सिक्के प्रचलित किए। अश्वमेध प्रकार के सिक्के प्रचलित किए तो ऑब्वियसली उन्होंने अश्वमेध किया होगा। तो 82 का आंसर आपका है क्या है? यहाँ ये 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 यहाँ और ऑप्शन दिया गया है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर बी 1 और 3, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ये पता है, तो उसने सिक्के भी चलाए थे। कुमारगुप्त ने भी किया था, मगर कुमारगुप्त के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए जान ले कि उसने भी किया था और उसने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे। 83 क्वेश्चन आपका है। एशियाई समुद्र में जहाजों को चलाने के लिए पास जारी करने की प्रथा, यानी कि एक तरह का टिकट जारी करने की प्रथा जो थी वो करताज कहलाती थी। क्या कहलाती थी? करताज कहलाती थी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति द्वारा प्रारंभ की गई थी? करताज पद्धति। इसको याद रखिएगा कि इसको करताज पद्धति भी कहते हैं। 83 का आपका आंसर है पुर्तगाली। किसने शुरू किया था? पुर्तगालियों ने शुरू किया था। 84 का क्वेश्चन का यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन फांसी से बच गया था और उसे आजीवन कारावास दिया गया था? 84 क्वेश्चन का आंसर है खुदीराम को फांसी लगी थी। यहाँ पर जो है तारकेश्वर दत्त को भी लगी थी, सूर्यसेन को भी लगी थी। ठीक है, लेकिन तीनों ये अलग अलग कांड के लिए था। लेकिन उनमें से सचिंद्र नाथ सान्याल को फांसी नहीं लगी थी, वो बच गए थे। पर दुखद
वो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जीवित रहे और बहुत ही बुरी परिस्थिति में रहे, ऐसा रिपोर्ट है। 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित की थी? 85 क्वेश्चन का आपका आंसर है गौर का शासक मोइजुद्दीन। मोइजुद्दीन गौरी को कहते हैं, गौर का शासक गौरी ही था, इसलिए ये गौरी ही है। जब यहाँ ये सब ना रहे, गौरी रहे, तो आंसर गौरी ही होगा। 86 क्वेश्चन है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस अमीर को सुल्तान उस शर्क की उपाधि प्रदान की थी जिसमें बाद में 14वीं शताब्दी के अंत में जौनपुर के क्षेत्रीय राज की स्थापना की थी? यहाँ पर दिलावर खां गौरी, अली शेर खलजी, मलिक सरवर, नसरुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर महमूद। 86 का आपका आंसर यहाँ पर जाता है मलिक सरवर के साथ। सुल्तान उस शर्क की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने मलिक सरवर को ही दी थी। 87 क्वेश्चन है कि मौर्य काल में कुप्याध्यक्ष निम्नलिखित का अधिकारी था। कुप्याध्यक्ष यहाँ कृषि से था, खनिज से था, वन से था, जल से था, किससे था? तो 87 का आंसर है कुप्या जो था वो आपका वन संसाधन से था। कुप्या क्या था? वन संसाधन से था। 88 क्वेश्चन आपका है कि मोहनजोदड़ो में मिले नर कंकालों के आधार पर किसने हड़प्पाई लोगों के नरसंहार का सिद्धांत प्रतिपादित किया? नरसंहार का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? J.F. डेल्स ने, R.E.M. व्हीलर ने, K.A.R. कैनेडी ने, सर जॉन मार्शल ने। 88 का आपका आंसर जाएगा बी के साथ। व्हीलर ने ऐसी संभावना व्यक्त की कि जिस प्रकार वहां पर मृत जो लोग पड़े हुए थे, उनके पीठ पर जो है किसी के तीर लगा हुआ था, कोई सीढ़ी पे पड़े हुए थे मरे हुए, तो अस्त व्यस्त सा दिख रहा था, तो उन्होंने ऐसा संभावना व्यक्त किया। अब यहाँ 89 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस इमारत में वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के प्रथम प्रमाण मिलते हैं? यानी वैज्ञानिक पद्धति से बनाई गई प्रथम मेहराब का कौन सा एग्जाम्पल है इतने सारे कंस्ट्रक्शन में? तो 89 का आंसर आपका जाएगा ए के साथ। बलबन का जो मकबरा बना था, उसकी जो मेहराब बनी थी, उसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया था। ये प्रथम उदाहरण है मेहराब का भारत में। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक शैली वीर शैवों का सबसे प्रामाणिक स्रोत है? कौन सी साहित्यिक शैली वीर शैवों का सबसे प्रामाणिक स्रोत है? 4 ऑप्शन है, वार, वचन, वाक, स्पंद। तो 90 क्वेश्चन का आपका आंसर है वचन। ये जो है साहित्यिक शैली वीर शैवों का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। 91 क्वेश्चन में आपका मिलान है। अब वो क्वेश्चन आपको इधर आता है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कारण है, प्रभाव है, देशी उद्योगों का विनाश, भूमि पर संपत्ति का अधिकार, अत्यधिक भूराजस्व की मांग, रासायनिक रंगों का कपड़ा उद्योग में उपयोग। अब इन सब चीजों का जो नया शुरुआत हुआ तो इसका प्रभाव क्या देखने मिला? यानी कि देशी उद्योगों का 91 क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ये देशी उद्योगों का जो विनाश हुआ तो उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव आपको हुआ कि कृषि में अधिक संख्या में लोगों का आना, यानी उद्योगों का विनाश हुआ तो लोग कृषक बन गए ज्यादा ना, जो शहर की तरफ चले आ रहे थे, नए उद्योग से उन लोगों की उन्नति हुई थी, वो फिर अवनति की तरफ चले गए, तो कृषि पर ज्यादा निर्भरता बढ़ गई। नेक्स्ट है भूमि पर संपत्ति का अधिकार। भूमि पर संपत्ति का अधिकार आपका किसके पास जाएगा? वो हो जाता है जमींदारवाद, लैंड लॉर्डशिप की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। भूमि पर, भूमि को जो है एक व्यक्ति को ही संपत्ति तो दिया गया, उसी को अधिकारी मान लिया गया, तो वो जमींदारवाद की शुरुआत हुई। अत्यधिक भू राजस्व की मांग, अत्यधिक भू राजस्व जब बढ़ाया गया
ब्रिटिश काल में, तो उसका प्रभाव क्या देखने के लिए मिला कि कृषक वर्ग की ऋणग्रस्तता हो गई। और यहाँ पर डी है कि रासायनिक रंगों का कपड़ा उद्योग में उपयोग, रासायनिक रंगों का कपड़ा उद्योग में उपयोग, तो उसके कारण क्या हुआ आपका, ये हुआ नील संकट। जबरदस्ती कृषकों को नील के उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92 है। 92 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं था। 1931 में यहाँ 4 ऑप्शन है कि 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं था। ए में है कि चीन जापानियों को मंचूरिया से भगाना चाहते थे। बी है जापानियों में मंचूरिया में अपने बहुमूल्य निवेश एवं व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए आक्रमण किया। सी में है जापान का प्रधानमंत्री इनुकाई आक्रामक सैनिक नीति के माध्यम से अपनी स्थिति जापान में मजबूत करना चाहता था। डी में है जापानी सैनिक टुकड़ियों ने सरकार की अनुमति के बिना मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। तो ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था। तो 92 का आंसर है आपका सी, जापान पर प्रधानमंत्री इनुकाई आक्रामक सैनिक नीति के माध्यम से अपनी स्थिति जापान में मजबूत करना चाहता था। नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है। कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है। 4 पुस्तकों के नाम है एजाज खुसरवी, किताबुल हिंद, किताब अल हिंद या किताब उल हिंद, ऐसा ही हमेशा देखने को मिलता है। पंचगंज, देवल रानी खिज्र खां। तो 93 का आपका आंसर है कि किताबुल हिंद जो है वो अमीर खुसरो की लिखी हुई नहीं है। 94 क्वेश्चन है वो तमिल के बाद द्रविड़ परिवार की किस भाषा का साहित्य सबसे प्राचीन है। यानी तमिल के बाद कौन से, ये सारे जो है द्रविड़ भाषा है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तुलु। तो तमिल के बाद कौन सी भाषा का साहित्य सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। 94 का आपका आंसर है कन्नड़, तमिल के बाद कन्नड़ का स्थान आता है। 95 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल का पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। उत्तर वैदिक काल का यानी वैदिक के बाद का जो है पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। शासक भी था और दार्शनिक भी था। अजातशत्रु, पर्तदड़, ब्रह्मदत्त और परवाहन जबाली या जैबली। 95 का आपका आंसर है डी, परवाहन जबाली भी कहते हैं और जैबली भी। 96 का क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के अधिवेशनों में से किसने राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया था। संविधान सभा के अधिवेशनों में से किस में, 8वें अधिवेशन में, 11वें अधिवेशन में, 10वें अधिवेशन में कि 12वें अधिवेशन में। तो 96 का आंसर है आपका 12वें अधिवेशन में। संविधान सभा के 12वें अधिवेशन में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 97 क्वेश्चन है आपका, ये कथन और कारण को समझना है और उसके आधार पर उत्तर को सेलेक्ट करना है। तो नंबर ए में है आपका, ए में है कथन बिहजात की कृतियां जहांगीर को विशेष रूप से आकर्षित करती थी। कारण क्या था, जहांगीर ने बिहजात के प्रसिद्ध चित्र उष्ट्र युद्ध की प्रतिलिपि को चित्रित करने का आदेश दिया था। क्या ये उसका कारण है कि जहांगीर को बिहजात की कृतियां पसंद थी। तो 97 का आपका आंसर है ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। इस कारण, किस कारण कि उसकी प्रतिलिपि को उसने चित्रित करने के लिए कहा था, रंग भरने के लिए कहा था और रंगीन चित्रों वाली उसकी पुस्तक
जहांगीर को पसंद थी। 98 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 98 क्वेश्चन में आपका है कि निम्नलिखित में से उस खलीफा की पहचान कीजिए जिसने पैगंबर मोहम्मद की बीवी आयशा को बैटल ऑफ कैमल में पराजित किया था। 98 का आपका आंसर है अली। ये दामाद भी थे उनके, ठीक है। और इन्होंने बीवी आयशा को बैटल ऑफ कैमल यानी कि ऊंटों की लड़ाई में पराजित किया था। 99 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुद्राओं पर किस पशु का अंकन नहीं है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो पशुपति की मुद्रा मिली है, पशुपति आकृति वाली, उसमें कुछ पशुओं के चित्र भी है, उनमें से कौन एक पशु की चित्र नहीं है। तो आपका राइट आंसर है हिरन नहीं है। वृषभ है, हाथी है, गेंडा है, ओके, बैल है, ये हिरन नहीं है। 100 यानी 100वां क्वेश्चन 2017 KBS प्रीवियस का इतिहास का आज ये वीडियो समाप्त होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी ये हम लोग बखूबी जानते हैं, ये राजगिरी में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगिरी में। तो ये आज आपका तीसरा वीडियो 2017 का अपलोड हो रहा है और आप सबसे अनुरोध है कि इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें, प्रमोट करें मेरे चैनल को। और ऐसे ही उपयोगी कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। सी यू अगेन।